हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये हमारी पी वाई क्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। अब से इस सीरीज़ से मैं हर क्वेश्चन के सामने उसका ईयर मेंशन करते हुए चलूँगा कि वो किस ईयर में आया था, ताकि आपको पता लगता रहे कि ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल से है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस गिवन फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमारे क्या दे रखा है, log√2 और यहाँ पे log√3। हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x। ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस, ये करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, e की पावर x, इसके मल्टीप्लाई करूँगा e की पावर माइनस x में, ऐसे लिख के बता देते हैं आपको, प्लस ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, देन माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स आपके सामने आ जाएगा और ऊपर डी एक्स तो रहेगा। अब देखो अभी क्या हो जाएगा, आपका ये log√2 तो है और यहाँ पे आपका क्या है, log√3। अब देखें ये जो आपका है इससे ये कट हो जाएगा क्योंकि सेम सेम और प्लस माइनस का है। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा dx अपॉन, नीचे क्या बचा, e की पावर 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x। अब हम इसको क्या करेंगे आगे, ये तो आपका सेम है log ऑफ √2 और ये क्या है, log√3। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो e की पावर माइनस 2x है ना, इसको क्या लिख लेंगे, 1/e⁻²2x। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, नीचे आपका log√2 और log√3 ऊपर तो सेम रहेंगे, log√2 और यहाँ पे आपका रहेगा log√3। देखो ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे e की पावर 4x हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। तो आपका हो जाएगा e⁻²2x dx, ये एलसीएम लेने के बाद किया मैंने, और यहाँ पे हो जाएगा आपका e⁻4x माइनस 1। देखो एलसीएम लिया तो e⁻4x माइनस 1 हो गया और e⁻2x क्या हो गया आपका, ऊपर चला गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे करेंगे हम लेट e⁻2x इज इक्वल्स टू z। e⁻2x को मैंने क्या मान लिया, z मान लिया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻2x का 2x इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dz। ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास e⁻2x dx क्या आ जाएगा, dz अपॉन 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो क्या हो गया। अब हम एक ये और निकाल लेते हैं कि इसकी लिमिट्स कैसे चेंज होगी। जब मेरा x इज इक्वल्स टू log√2 है तो मेरे z की वैल्यू क्या आएगी, e⁻2, यहाँ पे x की क्या लिख देंगे, log√2। तो log के आगे जब कोई भी नंबर होता है तो क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻log ऑफ √2 का स्क्वायर। ऐसे क्या बचा है, e log 1 हो जाएगा, e⁻log 1, ये बचेगा √2 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 2। ऐसे ही जब मेरा z क्या होगा, जब मेरा x क्या होगा, जब मेरा x होगा log√3 तो मेरा z क्या आ जाएगा, ऐसे e⁻2 log√3, और ये पावर आगे चला जाएगा तो क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो मेरा क्या हुआ, तो मेरे ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 3, और e⁻2x dx क्या हो जाएगा, dz/2। तो बाहर लिख लेता हूँ 1/2। यहाँ पे नीचे क्या हो गया, 2x तो मैंने क्या लिया था, z मान लिया था, तो नीचे क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 से 3 dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी है। क्या होती है आइडेंटिटी, जब भी मेरा ऐसा होता है ना, लिमिट dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
1/2a log ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आपको क्या है ये सीधा अपना याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा आपका। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 1/2 है, 1/2 ए क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ ये क्या हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या पावर क्या रहेगी 2 से 3, ये क्या रहेगा 2 से 3। अब यहाँ अप्लाई कर लेते हैं लिमिट, बाहर तो हो जाएगा 1/4 और अंदर देखो अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो log ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आया 1/4, ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2/4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log 1/3 यही होगा ना। अब देखो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं फर्दर, ये क्या हो जाएगा 1/4 लोग, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/4 को काट के 1/2, ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 2, तो ये क्या हो जाएगा log 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ 1/3, ये हो गया। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, आपको एक पता होना चाहिए log के अंदर क्या पता होना चाहिए आपको, जब भी हमारा ऐसे होता है log a/b तो वो क्या हो जाता है log a माइनस log b, ये क्या है log की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1/4 तो बाहर है ही, 1/4 को बाहर रखेंगे, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 2, log 1 एक मिनट क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 2, ठीक है। और ये माइनस के साथ log 1 माइनस log 3, माइनस है log 1 माइनस log 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस log 3, वैसे भी log 1 0 होता है, यहाँ ये कट भी रहा है, तो मेरा क्या आ गया 1/4 log 3 माइनस log 2, और ये प्लस सी तो आपका चलता ही रहेगा साथ साथ प्लस सी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस सी भी होता है, तो आप प्लस सी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं अब 1/4 log ऑफ 3/2 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमने सीधा इसका क्या किया नीचे सोल्व कर रहे मल्टीप्लाई करके, फिर क्या किया लो इसको 2x को क्या कर लिया z मान लिया हमने, e की पावर 2x को फिर आगे सोल्व किया, और फिर ये आइडेंटिटी यूज कर ली जो हमें पता है, लोग इसकी जो इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला है ये हमने पुट करके अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। और देखो सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्या है आपका CBSE 2024 का क्या है PYQ है, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसके अंदर। क्या है 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। एक अर्न है जिसके अंदर क्या है रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स क्या है इक्वल है, और उनमें से हमने 2 balls निकाल के फिर रख दी विद रिप्लेसमेंट, है ना। हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसका रेड बॉल्स का, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। पहले हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, हमने 2 बॉल निकाल लिया तो हमारे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं सैंपल स्पेस, हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, दो हमने निकाले हैं ड्रोन किए तो क्या हो सकता है दोनों रेड बॉल भी हो सकती है, या तो एक रेड आ जाए और एक ग्रीन आ जाए, या फिर एक ग्रीन आ जाए एक रेड आ जाए, या फिर दोनों ही ग्रीन बॉल्स आ जाए, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, 2 अगर हमने ड्रॉ किए बॉल तो, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो अब मैं देखता हूँ मेरी प्रोबेबिलिटी, अगर मेरी दोनों रेड बॉल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक केस ऐसा आर दोनों बार रेड आए 1 अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 4, ये हो जाएगा। अब सेकंड केस लेते हैं, अगर मेरी क्या है रेड बॉल आती है 1,
तो ऐसे दो केस हैं, एक ये है, इस केस में भी आपकी एक रेड बॉल आ रही है और इस केस में भी क्या है, आपकी रेड बॉल आ रही है। तो एक रेड बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है ना। अब एक केस लेते हैं कि आपकी एक भी रेड बॉल ना आए। ऐसा भी एक केस हो सकता है ना कि आपने दो बॉल ड्रॉ की और एक भी रेड ना आए, दोनों ग्रीन आ जाए। तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका हम बना लेते हैं अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, मैंने मान लिया कि ना लेट x जो है मेरा डिनोट कर रहा है, x डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है, द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगी, ये हम ऐसे बना लेंगे। एक मिनट, सीधी लाइन ले लेता हूँ थोड़ी। ये हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, देखो x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो कितनी हो सकती है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, देखो या तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स 0 होंगी, या नंबर ऑफ रेड बॉल्स होंगी 1, या फिर कितनी होंगी 2। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हमने निकाला था पीछे, क्या थी 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1/4। ठीक है ना, 1/4 ये लिख लेंगे यहाँ पे, 1/4। 1 आने की क्या थी, 1/2, और 2 आने की क्या थी, 1/4, क्योंकि एक ही केस था। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने का तरीका क्या होता है, मीन क्या होता है, समेशन सिग्मा। ठीक है ना, समेशन का साइन लगाया, एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये होता है मीन निकालने का तरीका। एक्स की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से। तो कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4। ये तो 0 की 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे ये 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1। तो 1 क्या है, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। पहले आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस बना लोगे। सैंपल स्पेस बनाने के बाद आपको पता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। फिर उसके बाद हम मीन निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है ना, हमारा मीन आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन भी हमारा प्रोबेबिलिटी से ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, A and B throws a dice alternatively till one of them gets a 6 and wins the game। अगर किसी का भी 6 आ जाएगा तो क्या करेगा, गेम को जीत जाएगा। हमें बताना है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ A स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट। अब क्या कर रहा है, A गेम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो 6 आते ही क्या होगा, जीत जाएगा। और स्टार्ट कौन कर रहा है, A स्टार्ट कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमें पता है 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाइस के अंदर 1/6 होती है। चलो इसको करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या है, जब हम क्या करते हैं, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन या रोल्ड। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, 1/6 होती है। जब भी मैं किसी डाइस को थ्रो करता हूँ तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है। तो मैं दो केस मान लेता हूँ, लेट एक मान लेता हूँ एस। एस क्या है, एस डिनोट कर रहा है सक्सेस को, और सक्सेस क्या है, गेटिंग अ 6। ठीक है, एंड एफ किसको डिनोट कर रहा है, फेलियर को। फेलियर क्या होगा, जब उसका नॉट गेटिंग अ 6, जब किसी का 6 नहीं आएगा। ये दो चीजें हो गई। अब हमारी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग अ 6 इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नॉट गेटिंग अ 6 इज 5 अदर जो नंबर उनमें से आएगा 5/6।
अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इफ ए स्टार्ट्स द गेम, जब ए गेम को स्टार्ट करेगा तो क्या होगा। देखो अगर हमारा ए गेम को स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या केस बनेंगे। मान लिया कि ए ने गेम स्टार्ट किया और ए अपने फर्स्ट थ्रो में जीत गया, ठीक है। कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी अगर इफ ए विंस इन द फर्स्ट थ्रो, अगर ए ने गेम स्टार्ट किया और एक अपने फर्स्ट थ्रो में जीत गया, हो सकता है ना ए का फर्स्ट थ्रो में 1/6 आ गया, गेम खत्म, आगे कुछ होगा ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम मैंने मान लिया क्या है, मेरा पी ऑफ ए है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम इज पी ऑफ ए, ठीक है। या फिर आप सक्सेस को ऐसे डिनोट कर रहे हो और फेलियर को एफ से, तो इसको ऐसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं तो फिर ए बार से लेके चलेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। हम इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या हो जाएगी ये 1/6, मतलब फर्स्ट थ्रो किया ए ने और ए जीत गया। अब मान लिया ए ने फर्स्ट थ्रो किया, ए नहीं जीता, ठीक है, हम ए पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए नहीं जीता, अब फिर अगले बी की बारी है, अगली बार सी, तो अब की बार चांस क्या है कि ए थर्ड थ्रो में जीत सकता है, क्योंकि सेकंड तो बी का थ्रो है ना, ए का तो नंबर आएगा ही नहीं, तो हम ए पे फोकस कर रहे हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस इन थर्ड थ्रो, क्योंकि सेकंड तो बी का है, सेकंड तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम ए पे फोकस करें, तो ए अपना थर्ड थ्रो जो फेंकेगा, मान लिया उसमें जीता, फर्स्ट में नहीं जीता तो थ्रो में थर्ड में जीत सकता है, क्योंकि सेकंड तो बी का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सेकंड में भी उसको फेल होना पड़ेगा और फिर सक्सेस, सेकंड तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा क्योंकि बी का चांस है जीतने या हारने का, ठीक है, ए तो फेल ही है उसमें। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी, ये निकाल लेंगे। ये तो 1/6 है ना, जैसे इसको भी बाद में सोल्व कर लेंगे। देखो इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ये मान लिया मेरा स्मॉल पी है, और फेलियर के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं ना। देखो पीछे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये मेरी क्या है स्मॉल पी है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है क्यू है, ये हम डिनोट करके चलते हैं। तो मेरा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फेलियर क्यू क्यू पी, ठीक है। अब अगला केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस इन फिफ्थ के थ्रो, ए विंस इन फिफ्थ थ्रो, क्योंकि फोर्थ थ्रो क्या होगा, वो तो बी थ्रो करेगा, हम ए पे फोकस कर रहे हैं। तो फर्स्ट में तो ए फेल हो गया था, सेकंड में तो होगा ही, थर्ड में भी हो गया अगर ए फेल। अब क्या हो रहा है, सक्सेस मिल रही है फिफ्थ थ्रो में, तो क्या हो जाएगा ये पी, ऐसे। और ये ऐसे क्या चलता रहेगा, 7 में जीतेगा, 9 में जीतेगा, ऐसे सो ऑन, ये क्या होगा चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब देखो ए के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल रही है, किस तरीके की सीरीज बन रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द गेम, अगर ए गेम जीतता है तो कैसी है, देखो ये पहले क्या आएगा आपका पी, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, फेलियर मिला उसको 2 बार, फिर पी प्लस फिर क्या आएगा 4 बार फेलियर प्लस पी, ऐसे ही क्या होगा चलता रहेगा। पी क्या है 1/6 विनिंग, और फेल होने की क्या है 5/6, इंटू 5/6 करो तो 5/6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू 1/6, प्लस फिर क्या हो जाएगा 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, और ये ऐसे ही क्या होगा चलता रहेगा। सॉरी। तो अगर हम इस सीरीज को देखें ध्यान से, आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, हमारी एक जीपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 5/6 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 5/6 का स्क्वायर है, ऐसे आगे 5/6 का स्क्वायर क्या होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो जिसका कॉमन डिफरेंस 5/6 का स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म क्या है 1/6, तो ये क्या है, एक हमारी जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, जिसको किससे नोट करते हैं एस इनफाइनाइट, ये क्या है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, क्या होता है ये a/1 - r, ये होता है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे सभी प्रोबेबिलिटीज का, तो a की क्या आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस क्या हो जाएगा, ए क्या है 1/6 अपॉन 1 - r क्या है 5/6 का स्क्वायर, यही है ना r 5/6 का स्क्वायर, देखो r क्या है यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर,
कैसे निकालते हैं हम आर? आर हम कैसे निकालते हैं, ये मान लिया फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म बी है, तो बी बाय ए। आप देखो बी बाय ए करके देखो, यहाँ पे अलग से करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई डिफरेंट पेन से करते। देखो बी बाय ए क्या होगी, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 अपॉन ए क्या है 1/6, 1/6 से 1/6 कट जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है ना, जीपी हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। सॉरी। तो ऐसे इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। ऊपर तो 1/6 है और नीचे कितना हो जाएगा 36 माइनस 25 अपॉन 36। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर खोल के एलसीएम ले लिया। अब ये 6 से कटेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये ऊपर जाके 6 और 36 में से 25 गए तो 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द गेम कितनी आ गई 6/11, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, अगर बी गेम को जीतता है, ए की निकाल ली, किसी भी एक की निकाल लो, या तो अब बी पे फोकस कर लो या ए पे फोकस कर लो। मैंने पहले ही निकाली ए की। अब बी की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस द गेम, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 6/11, 5/11। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एक बार आप फिर से दोबारा से रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है जिसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, और हमें क्या करना है, डायगोनल्स की इक्वेशंस बतानी है। यूज दिस इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल्स की इक्वेशंस निकालते हैं। देखो क्या गिवन है हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पी क्यू आर एस बना लेते हैं। एक मिनट, देखो एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू आर एस। पी के वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 4, 2, -6। क्यू के क्या दे रखे हैं 5, -3, 1। आर के दे रखे हैं 12, 4, 5 एंड एस के दे रखे हैं 11, 9, -2, ठीक है। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, खांसी हो रखी है। तो अगर हमें इसकी डायगोनल्स देखें, मान लिया कि इसकी डायगोनल्स कहाँ मीट करती है, हमारी इसकी डायगोनल्स मीट करती है ओ पे, ठीक है ना। ओ पे क्या है, इसकी डायगोनल्स मीट करती है। पहले हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। तो डायगोनल्स की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए सारी लाइंस के, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल पी आर के क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, किसके, चेंज कर लेता हूँ, ऑफ पी आर। देखो पी आर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 करूँ तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, z2 माइनस z1 करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -6। ये हो गया आपका। तो क्या है डायरेक्शन रेशियोज पी आर के, क्या है आपके 8, 2 और ये करो तो क्या हो जाएगा 11, ये आ गए आपके। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालते हैं पी आर की। देखो अगर मुझे कोई भी पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियोज पता है तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है, पासिंग पॉइंट्स है, और a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर। तो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर, x माइनस x1। तो x माइनस x1 क्या है, यहाँ पे p है, तो x माइनस 4 अपॉन 8, x माइनस 4 अपॉन 8 हो जाएगा, x माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू अब y माइनस 2,
4,2,6 है ना, तो क्या हो जाएगा y-2 अपॉन ये कितना आया था हमारा 2, डायरेक्शन रेशियो 2 इज इक्वल्स टू z माइनस, अगर z माइनस करूंगा -6 है तो +6 हो जाएगा अपॉन 11, z+6 अपॉन 11। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई, लाइन पी आ गई। ऐसे क्या करूंगा मैं, डायगोनल QS की क्या कर दूंगा, इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन निकाले ना डायगोनल्स की, ऐसे QS की निकाल दूंगा। पहले क्या करता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूँ QS के। पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूँ ऑफ लाइन जो हमारी डायगोनल है QR। ठीक है, क्या होंगे वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो QR लिख दिया मैंने, QS है ये, सॉरी QS, डायगोनल क्या है QS। अब देखो क्या होंगे, QS के क्या होंगे 11 माइनस 5 9 माइनस माइनस प्लस 3 -2 1। ठीक है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्या होंगे 11 माइनस 5 9 माइनस वो -3 था कोमा, अब क्या होगा -2 -1 -2 -1 -2 -1 ये होंगे, क्या हो जाएंगे 11 माइनस 5 क्या होगा 6, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा -2 -1 -3। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है, और हमारे पास पासिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख ले तो पासिंग पॉइंट क्या है Q5 -3 1, पासिंग पॉइंट क्या है हमारा 5 -3 1, ये है ना 5 -3 1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ QS क्या आ जाएगी x माइनस x1, तो x माइनस 5 अपॉन a 6, y माइनस y1, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन b 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा z माइनस z1, तो z माइनस 1 अपॉन -3। तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन आ जाएगी लाइन QS की। ठीक है, अब हमें देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है यूजिंग दीज पॉइंट्स टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो इन इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट O निकालना है। मैंने मान लिया O है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, तो O क्या कर रहा है, दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, PR के ऊपर भी और QS के ऊपर भी, तो इनको सेटिस्फाई भी करेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, देखो जो मेरी इक्वेशन आई है ना लाइन की, इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सोल्व। ठीक है, x माइनस 4 अपॉन 8, पहले मैं लिख रहा हूं इक्वेशन PR की, y माइनस 2 अपॉन 2, और क्या था z प्लस 6 अपॉन 11, z प्लस 6 अपॉन 11, इसको मैंने मान लिया मेरा k के इक्वल है। तो हम यहाँ पे x y z को इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, तो यहां से मेरा x क्या आ जाएगा 8k प्लस 4, ऐसे ही y क्या आ जाएगा 2k प्लस 2, और ऐसे ही मेरा z क्या आ जाएगा 11k माइनस 6। ये उस तरफ जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबके इक्वल है तो k इसके भी इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा, तो तीनों के इक्वल करके मैंने x y z की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं लिखता हूँ QS की इक्वेशन। QS की इक्वेशन क्या थी, x माइनस 5/6, ठीक है, x माइनस 5/6 इक्वल्स टू y प्लस 3/12 z माइनस 1/-3, y प्लस 3/12 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/-3। इसको मैं मान लेता हूँ, मेरा एक के लिया है तो मैं इसको कांस्टेंट s ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से x क्या होगा 6x प्लस 5, यहां से y क्या होगा 12s माइनस 3, और यहां से z क्या होगा -3s प्लस 1। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो मैं क्या करता हूं, किन्हीं भी इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं क्या करता हूं, अपना k और s की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है k और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ना इक्वेट कर देता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, देखो ये भी x है ये भी x है, तो देखो क्या हो जाएगा ये इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 8। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करूँगा तो जो एक्स एक्स वाले एक्स एक्स के साथ इक्वेट होंगे, वाई वाले वाई के साथ और जेड वाले जेड के साथ। अब एक्स में क्या है, 8k+4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x+5। तो लिख देते हैं क्या हो जाएगा, 8k+4 इज इक्वल्स टू 6x+5। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं के और एस की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 8k - 6s और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो दूसरी वाई से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2k+2 इज इक्वल्स टू 12s - 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों को इक्वेट करूँगा तो 2k+2 इज इक्वल्स टू 12s - 3। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, देखो 2k - 12s इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं क्या करता हूँ, k और s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो अगर मैं s और s देखो दोनों को सेम कर लूँ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं उसको ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 16k, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12s, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा 2k - 12s +5 इक्वल्स टू 0। पीछे डॉग्स की आवाज़ आ रही है, कृपया उसको इग्नोर कर दें आप। अब बाहर अब कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते उसका, तो है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा, 14k - 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 14k इक्वल्स टू 7 और k की वैल्यू क्या आ गई, 7/14। ये कट के क्या हो जाएगा 1/2। तो k अगर मेरा 1/2 है तो किसी भी इक्वेशन में मैं इसमें k की वैल्यू 1/2 पुट कर देता हूँ। तो 2 × 1/2 हो गया, यहाँ पे -12s + 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 1 - 12s + 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 12s, ठीक है, माइनस का +6 इक्वल्स टू 0। तो 12s को 6 के इक्वल पुट कर दूंगा तो x क्या आ जाएगा, 6/12 दैट इज 1/2। तो हमारी s की भी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो k का या s का, इन दोनों में से किसी का भी यूज करके हम क्या कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे मेरा क्या था, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। x में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे या तो k की वैल्यू पुट कर दो तीनों जगह, तो x y z पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, या तो s की वैल्यू पुट कर दो, दोनों 1/2 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं x की जगह क्या, k की जगह 1/2 पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरा x क्या आ जाएगा, 1/2 4 हो जाएगा और ये 4 + 4 8 हो जाएगा। y क्या आएगा, 1/2 पुट करूँगा तो k की जगह, यहाँ पे अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ तो 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। ऐसे मेरा z क्या हो जाएगा, देखो z क्या है मेरा 11k है, यहाँ पे k 11k - 6। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 11k - 6 को यहाँ पे कर देता हूँ, 11k - 6 को 11 × 1/2 - 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 - 12/2 तो -1/2। तो z क्या आ गया मेरा, -1/2 आ गया। तो ये क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंट्स ऑफ, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने क्या माना था, अपना ओ माना था। तो ओ क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यूज आई है ना, 8, 3, -1/2, 8, 3, -1/2। तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। पहले हमने इक्वेशंस निकाल ली, फिर इक्वेशंस निकालने के बाद क्या किया हमने, एक इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया, एक को s के इक्वल मान लिया, वहां से k और s के लिए सोल्व करके वहां पे फिर k और s की वैल्यू पुट करके x y z निकाल लिया, जो कि मेरे क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। ये भी मेरा क्या है, CBSE 2024 का PYQ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है जिसकी रेंज दे रखी है -4,4 से 0,4 और दोनों इंक्लूड करने हैं। इज गिवन बाय f of x 16 - x² का अंडर रूट।
हमें क्या करना है, शो दैट फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन, हमें एफ को ऑन टू फंक्शन शो करना है, बट नॉट अ वन वन फंक्शन, या एक ये वन वन फंक्शन नहीं है। फर्दर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ ए इज √7। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होते क्या है। देखो वन वन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है जिसमें हम कोई भी इनपुट दें उसकी आउटपुट हमें मिले। ठीक है ना, ये मान लिया मेरा कोई भी एक फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। वन वन फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, जिनकी एक इनपुट की एक ही आउटपुट होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे A की 1 ही है, यहाँ पे B की क्या है 3 है, और यहाँ पे C की क्या है 2 है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, एक वन वन फंक्शन हुआ। ठीक है, जिसकी मतलब एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, वन वन फंक्शन। ठीक है और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल होती है। लिख देता हूँ यहाँ पे ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, जिसकी जो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ना आउटपुट के, इनकी क्या होती है, सबकी इमेज होती है। तो क्या हो जाता है, जो कोडोमेन हो जाता है ना आपका कोडोमेन, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी क्या होती है कोडोमेन। कोडोमेन जब भी हमारा कोडोमेन क्या हो जाए, रेंज के इक्वल हो जाए ना, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज तो है ही, और सारे एलिमेंट्स की इमेज है, ऐसा कोई भी एलिमेंट हमने नहीं छोड़ा जिसकी इमेज नहीं है। तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। समझ में आ गया वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ। अब दो, एक इनपुट एक आउटपुट और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, फंक्शंस की। ठीक है, यहाँ पे इनकी इमेज बना लो, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट्स। ये मैंने मान लिया ABC, यहाँ पे मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ए की इमेज मान लिया ये है, और बी की मान लिया मैंने 2 है और 1 है, और सी की मान लेते हैं 4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की अलग से एक एक इमेज है। ठीक है, तो ये हमारा एक वन वन फंक्शन तो है। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है। अब देखो क्या ये ऑन टू फंक्शन है हमारा, नहीं, क्योंकि देखो आप कोडोमेन को देखो, यहाँ पे 3 और जो ये 3 और 5 है, इसकी कोई भी क्या है, इनकी कोई भी यहाँ पे इस तरफ इमेज नहीं बन रही ना, मतलब 3 और 5 क्या है हमारे खाली रह गए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स के साथ इनका रिलेशन नहीं दे रखा मुझे। तो क्या होगा, ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोडोमेन क्या है, रेंज के इक्वल नहीं है। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की मैपिंग हो रखी होती तो मैं कह देता हाँ, इस वाले में सबकी मैपिंग हो रखी होती तो हाँ ये ऑन टू फंक्शन है। बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है 3 और 5 जिनकी क्या है, कोई मैपिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मुझे एफ ऑफ एक्स बताना है कि मेरा ऑन टू फंक्शन है बट वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो एफ ऑफ एक्स कैसे सोल्व करेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स मैं पहले फॉर वन वन के लिए सोल्व कर रहा हूं। वन वन के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर वन वन फंक्शन मुझे क्या दे रखा है, देखो इसको लिख लेते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। मैंने क्या मान लिया, लेट जो मेरे x1 कोमा x2 है ना, ये बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, फंक्शन f से। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये वन वन है तो एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ x2 के। देखो मैंने क्या मानना है, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट पे मैंने दो एलिमेंट मानने हैं x1 और x2, और मैंने यहाँ पे मानना है अपना एफ ऑफ एक्स। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एफ ऑफ x1 की भी इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और x2 की भी इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ये दोनों की मैपिंग सेम है। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब मेरे x1 इक्वल्स टू x2 होंगे, तभी तो ये वन वन फंक्शन होगा। अगर मेरा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए, ठीक है, मतलब x1 एलिमेंट के लिए भी मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम है, x2 के लिए भी मेरी इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम है। अगर मेरे x1 x2 वैल्यू अगर दोनों से इक्वल होंगे तभी तो वन वन फंक्शन होगा। अगर x1 x2 इक्वल नहीं है,
मान लिया x1 1 आया और x2 2 आया, तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। तो ये 1 1 नहीं बचेगा। जब मेरे अगर x1 और x2 दोनों सेम है ना, तभी ये 1 1 होगा। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है मेरे x1 और x2 क्या है, सेम है। तो मैंने क्या मान लिया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 16 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 16 माइनस x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आया, 16 माइनस x1 का स्क्वायर, अगर रूट हटाता हूं तो मैं, और 16 माइनस x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, दो चीज है इसका मतलब, x1 इक्वल्स टू x2 भी हो सकता है, एंड दूसरा क्या हो सकता है, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी हो सकता है। या तो x1 इक्वल्स टू x2 होगा, या x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी हो सकता है। ठीक है ना, दो चीजें हो सकती है। अब देखो फंक्शन क्या था मेरा, मतलब मेरी रेंज दे रखी है क्या, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। फंक्शन के अंदर रेंज दे रखी है -4,4 से 0,4 तक। ठीक है ना, ये रेंज दे रखी है आपको -4,4 से, और उस तरफ के एलिमेंट से 0,4 तक। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे। अब मैं इस रेंज के अंदर कोई भी एलिमेंट मान लेता हूं अपना, कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। देखो मेरा आया है x1 इक्वल्स टू x2, या फिर x1 इक्वल्स टू माइनस x2, ये हो सकता है। अगर मैं इस केस को लेके चल रहा हूं, देखो मैं क्या मानता हूं, लेट, मैंने अपना मान लिया। अब देखो मैं पहले आपको इसकी इनपुट आउटपुट अगले पेज पे बना के दिखा देता हूँ। मेरी देखो f की जो रेंज दे रखी है ना, वो दे रखी है -4,4 से आपकी दे रखी है 0,4 तक, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब अगर मेरी इनपुट क्या है, देखो इनपुट बना के आपको दिखाता हूं। आपकी इनपुट क्या है, इनपुट -4 से 4 है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा इजीली समझ में आए। देखो ये क्या है, आपकी -4 से 4, तो मैंने मान लिया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये इसी के अंदर है सारा। ठीक है, और आपकी आउटपुट क्या दे रखी है, 0 से 4, 0 1 2 3 4, ये दे रखी है आपकी आउटपुट। अगर देखो मैं मानता हूं कि मेरा x1 क्या है, 1 है, और x2 क्या है मेरा -1 है, क्योंकि मुझे पता है मेरा एक एलिमेंट ये भी तो है, x1 इक्वल्स टू माइनस x2, इसका यूज कर रहा हूं मैं। अगर मेरा x1 इक्वल्स टू माइनस x2 है, तो उस केस में क्या है, मेरा x1 तो 1 हो गया और x2 क्या हो गया, -1 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेंज से, रेंज के अंदर ही है ना हमारी, -4,4 से जो हमें फंक्शन दे रखी है। तो अगर जब मैं x1 को 1 लेता हूं, अगर मैं x1 को 1 लूंगा, ठीक है, तो मेरा f ऑफ x1 क्या आएगा, देखो f ऑफ x क्या है, अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने क्या लिया, x1 को 1 लिया, तो मेरा f ऑफ x1 क्या आया, अंडर द रूट 16 आया। अंडर रूट 16 क्या होता है, 4। मतलब अगर मैं 1 लेता हूं, तो मेरी इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं x2 को -1 ले रहा हूं, तो मेरा f ऑफ x2 क्या आएगा, f ऑफ x2 आएगा अंडर द रूट 16 माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सॉरी 1 नहीं आ रहा है ये, अगर मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये रूट 15 हो जाएगा, सॉरी रूट 15। तो रूट 15 भी तो कहीं ना कहीं अंदर इसी के लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 16 माइनस माइनस, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट 15। मतलब x1 और x2 दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। क्या था, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 है, तभी मेरी क्या हो रही है, दोनों के लिए क्या हो रहा है, एक ही सेम इमेज बन रही है। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, जब भी किन्हीं भी दो वैल्यूज के लिए सेम इमेज बन जाए, जब भी क्या हो जाए, किन्हीं भी दो वैल्यूज के लिए सेम इमेज बन जाए, ये 1 से है ना, देखो ये 1 पुट करने पे भी सेम इमेज बन रही है, और -1 पुट करने पे भी क्या बन रही है, सेम इमेज बन रही है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मेरा क्या है, ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है, ये क्या एक मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं, देखो ऑन टू फंक्शंस होते हैं जिनकी क्या हो, रेंज कोडोमेन सेम हो, कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या हो, जिनकी सेम हो। अब देखो मैं मान लेता हूं मेरा जो ये है ना y फंक्शन, लेट y बिलोंग्स टू, जो मुझे दे रखा है 0,4, ये से बिलोंग करता है। ठीक है,
और मेरा जो y है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स कितना है मेरा वाई स्क्वेयर माइनस 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी क्या था मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, क्या था 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको गलत लिख दिया, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर ये था। और ये 4 से छोटा होगा क्योंकि हम इस रेंज के अंदर ही देख रहे हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर यहाँ से मैं रूट हटाता हूँ तो ये भी मेरा क्या होगा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, 4 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वेयर के लिए देखूँ, अगर मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 से बड़ा है तो जो मेरा एक्स स्क्वेयर होगा वो भी तो मेरा 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 4 से बड़ा या 4 से छोटा। अगर 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो मेरा एक्स स्क्वेयर भी क्या करेगा, इस रेंज के अंदर लाई करेगा, ठीक है। ये तो मैंने स्क्वेयर किया था तो यहाँ पे 16 हो जाएगा ना, रूट का बटा जब मैंने स्क्वेयर किया तो 4 का स्क्वेयर 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर क्या करेगा 0 और 16 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स जो एक्स होगा अगर मैं अंडर द रूट ले लूँ यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो रेंज मेरी फंक्शन की 0,4 थी और जो मेरे फंक्शन की डोमेन है वो भी क्या आ गई 0,4 आ गई। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ में आ गई ना, जब भी मेरी रेंज और डोमेन क्या हो जाए सेम हो जाए ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये -4 हो जाएगा, देखो रेंज और कोडोमेन क्या होगी मेरी सेम होगी -4। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम ऑन टू फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको एक दो बार और दोबारा रिपीट करके देखना तब आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक बार समझ में आ गए तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत सिंपल होता है। एक बार इसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना। अब हमारा 6th क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना है ट्रायंगल का, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं हमें -1, 1, 0,5 एंड 3,2। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्या है, देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमारे क्या होगा ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इस ये मान लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा क्या एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। 1, 2, एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, 4 और यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा क्या है 5, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मेरा -1, -2, -3 ये माइनस एक्स एक्सिस है और यहाँ पे -1, -2 ये मेरा वाई एक्सिस है नेगेटिव। तो अब इन पॉइंट्स का यूज करके मैं अपना ट्रायंगल बना लेता हूँ। पहले मैं मान लेता हूँ मेरा ए पॉइंट है 1,1, 1,1 को मैंने मान लिया ए, 0,5 को मैं मान लेता हूँ मेरा बी है और 3,2 को सी। तो देखो अब क्या होगा, पहला -1,1, अगर मेरा x -1 है y क्या है 1, तो ये पॉइंट होगा मेरा a, तो ये मेरा a हो जाएगा a 1 -1,1, ठीक है। -1, अच्छे से एक बार साफ साफ लिख देता हूँ। देखो ये मेरा क्या है पॉइंट a -1,1। अब मेरा b पॉइंट क्या है 0,5, अगर x 0 है तो y क्या है 5, अगर x 0 है तो मेरा y क्या है 5, तो मेरा b है 0,5। अब c क्या है 3,2, अगर x 3 है तो y क्या है 2, तो मेरा ये हो जाएगा c 3,2। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दो आप मैच कर दो। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो ये मेरा ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो किसी भी लाइन के अंडर क्या होता है, जो शेडेड रीजन करूंगा ना मैं, वो क्या करेगा उस लाइन का एरिया शो करेगा, ठीक है। जैसे देखो अब मैं ले रहा हूं, अगर मेरी लाइन ए बी है, ठीक है, अगर मैं ए बी को देखूं तो जो जितना भी ए बी का ये नीचे वाला एरिया होगा ना, ये देखो ए बी के नीचे ये ये क्या करेगा, अगर मैं ए बी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। मुझे क्या करना है, पहले लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, ए बी की, बी सी की एंड सी ए की, इन सब की इक्वेशन निकाल के फिर इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। जब भी मैं इंटीग्रेट करूँ ना किसी भी लाइन को,
तो उसके नीचे का क्या निकल के आता है, एरिया निकल के आता है। तो ए बी के नीचे तो मेरा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा अगर मैं ये बीसी है ना, बीसी को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरा ये वाला एरिया निकल के आएगा सारा, ये वाला जो भी जितना भी इस लाइन के नीचे का होगा ना, ये सारा निकल के आएगा अगर मैं बीसी को इंटीग्रेट करता हूँ तो देख रहे हो आप, जैसे ट्रायंगल का एरिया तो मेरा कवर हो जाएगा ए बी और बीसी को इंटीग्रेट करने के बाद, बट जो नीचे है ना ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एसी को इंटीग्रेट करके और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, मेरा हट जाएगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एरिया निकालने के लिए देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले तो मुझे इक्वेशंस निकालनी है, पर मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ कैसे निकालूंगा। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ लाइन ए बी का, ठीक है, वाई डी एक्स, ठीक है, वाई जो इक्वेशन निकालेंगे वहां से निकल के आएगी वाई की फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स लेके इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वाई डी एक्स प्लस, अब मैं ए बी का कर दिया मैंने, अब मैं करूँगा बी सी का, ऐड कर दूंगा इसके अंदर वाई डी एक्स, ठीक है। माइनस में अगर इसमें से कर दूंगा ए सी का वाई डी एक्स, तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। मुझे इसके अंदर इसका यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ए बी और बी सी को इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ए सी को जब इंटीग्रेट करेंगे वो नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस निकालते हैं। इक्वेशंस किसकी, ए बी बी सी एंड सी ए की, ठीक है। देखो इक्वेशंस कैसे निकलेगी, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। देखो कोई जब भी हमें दो पॉइंट दे रखे होते हैं ना, तो उनके बीच में इक्वेशंस, उनका यूज करके इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। लाइन की इक्वेशन देखो क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उनकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन, ठीक है। फिर लिखते हैं उसका स्लोप y2 माइनस वाई वन कोमा x2 माइनस x1, ये स्लोप होगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन। तो इसका यूज करके मैं ए बी की इक्वेशन निकाल दूंगा। ए बी के पॉइंट्स क्या है, -1, 1 एंड 0, 5। तो देखो मेरा ए क्या है, -1, 1 और मेरा बी क्या है 0, 5 और मेरा सी क्या है, लिख लेता हूँ मेरे सारे 3, 2। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन करूंगा तो वाई वन क्या है 0। अब क्या करना है, वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी वाई माइनस वाई वन करूंगा, वाई वन तो 5 है ना, 0 का है 0, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 1, वाई माइनस वाई वन। अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई टू माइनस वाई वन, तो 5 - 1 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस माइनस वन करो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मेरी यहाँ से क्या आएगी, y माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x प्लस वन, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वन इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 और ये उस तरफ वन जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई, y के फॉर्म में निकालूंगा तीनों इक्वेशंस, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, x के अलोंग डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, तो y रख देंगे तो x फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, आ गई बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब देखो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी है 0, 5 और 3 है, सी है 3, 2। देखो बी क्या है 0, 5 एंड सी क्या है 3, 2। एक बार चेक कर लेते हैं, सी क्या है 3, 2। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या होगी, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन करो तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, 2 - 5 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 क्या है 0। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया -3 अपॉन 3 और यहाँ पे कितना हो गया x, तो ये कट के -1 हो गया। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1, जैसे इक्वेशन क्या आई, y इज इक्वल, सॉरी -1 इंटू एक्स है ना, ये x
तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। तो मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए, ये सीधे निकाल देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए। अब देखो सी ए के लिए क्या है, ए मेरा क्या था, ए देख लेता हूँ, ए है मेरा -1,1, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए क्या है -1,1। अब सी ए में क्या होगा, अब सी के कोऑर्डिनेट्स वन x1 y1 की तरह एक्ट करेंगे और ए के x2 y2 की तरह। तो y माइनस y1, तो सी में y1 क्या है 2, ठीक है। अब y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, -1 -3 अपॉन x माइनस x1 x माइनस 3। अब इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन -4, 1/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से मेरी थर्ड इक्वेशन क्या आएगी निकल के, यहीं पे सोल्व करके लिख देता हूँ क्या आएगी। अब देखो इसको 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पर जरूरत नहीं है मुझे, मैं क्या करूंगा, इसको यही लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा x/4 -3/4 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 में अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो देखो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 4, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 8। तो यहाँ से मेरा y क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 5/4, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी ये मेरी क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, मैंने यहीं पे लिख दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना था, मुझे एरिया निकालना था, तो मैं इसका यूज करूंगा, इस इक्वेशन का जो मैंने लिखी थी ना, इस इक्वेशन का, और इसका एरिया निकाल दूंगा। देखो क्या होगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू लाइन ए बी वाई डी एक्स प्लस लाइन बी सी वाई डी एक्स, माइनस कर देंगे ए सी वाई डी एक्स, ठीक है। ए बी में कहां से कहां जाएंगे, -1 से 0 तक, ठीक है ना। देखो कहां था, ये रहा, ए बी में कहां से कहां तक जाएंगे, -1 से लेके 0 तक, क्योंकि यहीं तक जाना है ना। इसमें एक्स की फॉर्म देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स -1 से 0, ये -1 से 0 ए बी, फिर हम जाएंगे 0 से 3 तक, 0 से 3 जाएंगे बी सी, ठीक है। और ए सी को -1 से 3 के अंदर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जिस जिसके अंदर पॉइंट्स है उसी का लिखना है। तो -1 से 0 क्या हो जाएगा, y कितना है मेरा, y आया है यहाँ पे मेरा 4x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5, ठीक है। dx प्लस BC में देखो कितना है, BC में मुझे जाना है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके 0 से लेके यहाँ तक 3 तक, तो 0 से 3, 0 से 3, y क्या है BC का, BC का y आया है -x प्लस 5, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं -x प्लस 5 dx, माइनस करना है अब मुझे AC को, AC कहां से कहां तक है देखो, AC पूरा -1 से लेके 3 तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 से लेके 3 तक, और AC आया कितना है, AC ये है x,4 प्लस 5/4, x/4 प्लस 5/4, ये लिख देंगे x/4 प्लस 5/4, और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो इसका क्या होगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 4x² 2 प्लस 5x, लिमिट्स क्या है -1 से 0, प्लस इसका क्या होगा -x² 2 प्लस 5x, लिमिट्स क्या है 0 से 3, माइनस इसका क्या होगा x² 2 आएगा तो नीचे 8 हो जाएगा, प्लस 5/4x हो जाएगा, और लिमिट्स क्या होंगे -1 से 3। अब इसको लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट करूंगा तो 0 0 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 4/2 एक्स का स्क्वायर है, अभी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -9/2 प्लस 15, और लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, माइनस देखो अपर लिमिट अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 9/8, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15/4 माइनस 1/8,
सॉरी +1 हाँ माइनस लोअर लिमिट करो ना तो -5/4 यह है मेरा, यहाँ पे मैंने पुट नहीं किया गया, ये -5 रहेगा, एक्स नहीं आएगा, ये एक्स कहाँ से लेंगे, ये क्या रहेगा प्लस का 5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस +5। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले इसको अलग से लिख लेता हूँ पूरा सेपरेट करके। ये क्या है मेरा, -4/2 क्या हो जाएगा, -2 + 5 कितना हो जाएगा, -2 + 5 3 हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे देखो ये कितना है, -9/2 + 15 प्लस -9/2 + 15। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है मेरा -9/8 + 15/4। अब देखो ये 9/8 है, ये -1/8 है, तो क्या हो जाएगा 8/8 है ना, इन दोनों को सोल्व करो तो मेरा क्या आ जाएगा 8/8, और 8/8 क्या होता है 1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है ना बाहर, तो माइनस का 1। ये देखो ये 15/4 है, ये -5/4 है, तो क्या हो जाएगा ये 10/4, और बाई माइनस का साइन है तो -10/4 हो जाएगा, -10/4 सॉरी, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब देखो क्या आया, 15 + 3 कितना होता है, 15 + 3 होता है 18, ठीक है, और ये -1 भी था, और 18 - 1 क्या बचा, -9/2 -5/2। ठीक है, क्या है मेरा, ये है ना -9/2 -5/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया 17 -9/2 -5/2 -14/2, तो ये कितना हो जाएगा -14/2। सही कर रहे हैं ना हम, देखो 4x + 5 था, यहाँ पे -x + 5 था, यहाँ पे x/4 + 5/4 था। एक बार चेक कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा 4x² 2, यहाँ पे 5x, ये क्या हो जाएगा -x² 2 + 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 से 3, ये हो जाएगा x² 8 + 5/4x। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा -4/2, और माइनस माइनस +5। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करूंगा अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा -9/2, ठीक है, +15, फिर क्या हो जाएगा -0, ठीक है, माइनस यहाँ पे पुट करूंगा तो अपर लिमिट 9/8 + 5 3 15/4, माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो 1/8 -5/4। अभी 9/8 ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 10/4, तो एक यहाँ से मेरा कितना है -9/2 + 15, ठीक है ना, और ये है मेरा -5/4, ये हो गया -4/2 + 5, यहाँ पे मैंने लिख लिया। ये -2, ये क्या हो गया +3, और ये क्या हो जाएगा -9/2 + 15, -9/2 + 15, यहाँ से क्या हो गया मेरा -1 -10/4, -1 -10/4 5/2। ठीक है, अब देखो ये मेरा -9/2 -5/2 होगा -14/2, ये क्या जगह 2 7 14, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 17 - 7 = 10 स्क्वायर मीटर, मेरा क्या आ गया एरिया आ गया। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये सीबीएसई 2024 मतलब पिछले ही साल है, तो इस साल भी हाई चांसेस है एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले, आपके प्री बोर्ड्स में तो पक्का मिलेगा। ठीक है ना, और मेन बोर्ड एग्जाम में भी इसके हाई चांसेस देखिए आए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि दो लाइंस का किसी का भी दो लाइंस के अंडर का एरिया लेके, और 3 लाइन में जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसको क्या कर देते हैं इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां से हमारा टोटल ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x = ay + b, z = cy + d, then find the direction ratios of the line and a point on the line। तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और पॉइंट निकालना है। देखो मुझे दो चीजें दे रखी हैं, x क्या दे रखा है ay + b दे रखा है, ऐसे ही z क्या दे रखा है cy + d दे रखा है। तो ऐसे मेरा x - b/a क्या हो जाएगा y के इक्वल। ठीक है,
ऐसे ही मेरा यहाँ से सी जेड माइनस, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, देखो इसको जेड बाई निकालते हैं ना, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस डी अपॉन सी, ये क्या हो जाएगा वाई के इक्वल। देखो इस तरफ आके जेड माइनस डी हो जाएगा और यहाँ पे सी मल्टीप्लाई में से डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, दोनों वाई के इक्वल है। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एक्स है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है एक्स माइनस, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है यहाँ पे लिखता हूँ, उससे कंपेयर करके लिख रहा हूँ मैं, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, जिसमें x1 कोमा वाई वन कोमा जेड वन क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं, और ए बी सी क्या होते हैं मेरे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसी का यूज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो हो गया मेरा x माइनस बी बाई ए, वाई का मुझे कुछ नहीं पता, तो y माइनस जीरो बाय डायरेक्शन रेशियो में वन मान लेता हूँ, ठीक है, नीचे जीरो तो लिख नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाय सी। तो इसको अब अगर इससे कंपेयर करूं तो मेरे यहां से पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे लाइन के ऊपर माइनस बी कोमा जीरो कोमा माइनस नी, माइनस नी प्लस ही रहेगा ना, देखो ये प्लस ही रहेगा क्योंकि x माइनस एक्स वन होता है ना, तो प्लस ही रहेगा सॉरी, तो b कोमा जीरो कोमा डी, और यहां से मेरे डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे a कोमा वन कोमा सी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2024 में हमारा आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस आज की क्लास में मैंने क्या लिया आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी लिया है 10th, और क्या है दो क्वेश्चन 8th एंड 9th क्या लिया मैंने एसेशन एंड रीजनिंग के भी लिए, क्योंकि आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को रीड करें एक बार। देखो क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 8 एंड 9 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, अब ऑप्शन ए कब चूज करना है, जब दोनों ए एंड असर्शन एंड रीजनिंग ट्रू होंगे, और आर क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी ए की। बी क्या है, जब दोनों ट्रू होंगे बट आर क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ए की। सी ऑप्शन कब चूज करोगे, जब ए ट्रू होगा और आर फॉल्स होगा, मतलब असर्शन ट्रू होगा रीजन क्या होगा फॉल्स होगा। ऐसे ही क्या है आपका डी ऑप्शन क्या है, अगर ए फॉल्स होगा एंड आर ट्रू होगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। assertion दे रखा है, if a line segment makes angle alpha beta and gamma with positive directions of the coordinate axis then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equals to 2। देखो आपको पता है जब भी मेरा कोई भी एंगल अल्फा बीटा गामा बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन से कोऑर्डिनेट एक्सिस के, तो मुझे पता है मेरा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, डायरेक्शन कोसाइंस का सम क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसका यूज करेंगे इसके अंदर। तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कोस स्क्वायर बीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 कोस स्क्वायर गामा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ये लिख लिया मैंने। अब 1 1 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। क्या हुआ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। असर्शन में क्या दे रखा था यही दे रखा था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है मेरा ट्रू है। रीजन क्या दे रखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इज 1, जो कि मैंने ये लिखा है, यही तो लिखा है मैंने सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस उनका स्क्वायर करके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इज 1। तो मतलब इसका रीजन भी ट्रू है, तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे ऑप्शन ए
मतलब both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो और क्या है, R इसकी क्या है, correct explanation है। समझ गए कैसे आपको इसको करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पी वाई क्यू है, जो कि assertion एंड रीजन से ही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। एंड सेकंड क्या दे रखी है, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कोस इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ये रीजन गलत है हमारा, क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू किसकी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू होती है, साइन की। साइन जो होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। बट जो हमारा कोस इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स, उसकी क्या होती है बताओ। कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसकी होती है हमारे 0 से पाई, ना कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है ना। उसकी क्या होती है 0 से पाई बाय टू। तो यहाँ पे रीजन तो हमारा गलत हो गया, रीजन तो नहीं होगा। अब एसर्शन में क्या दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब देखो माइनस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर की जो आपको पता है रेंज क्या होती है, या फिर डोमेन या फिर रेंज कुछ भी कह लो, कोस इनवर्स एक्स की रेंज या डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है -1 से 1। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। अब -1 किस पे होती है, पाई पे, और 1 किस पे होती है 0 पे। इसमें क्या रखा है, कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, अगर मैं कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर हो जाएगी, बताओ, हो जाएगी पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, अब मेरी देखो कोस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या है 1, ठीक है। 1 किस पे होता है, 0 पे होता है। बट पाई पे क्या होता है -1। अगर मैं पाई का क्या कर, देखो कोस पाई क्या होता है -1 होता है। अगर मैं पाई का स्क्वायर करता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि पाई कोस पाई तो -1 होता है, बट उसका स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर करने के बाद वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या है, असर्शन ट्रू है। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन चूज करेंगे हम, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने क्या लिया है आज का, हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंजन डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम स्वेप्ट बाय ऑल द पिस्टन्स ऑफ एन इंजन। द पिस्टन मूव्स इनसाइड द सिलेंडर बोर। में क्या दे रखा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, और हमें सिलेंडर की वॉल्यूम दे रखी है। जैसे पिस्टन अंदर जाती है तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इस तरीके से। The cylinder bore is in the form of a circular cylindrical open at the top is to be made from a metal sheet of area। metal sheet का एरिया दे रखा है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। Based on the above information answer the following question। फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, if the radius of the cylinder is r and height is h then write the volume v in terms of radius। वॉल्यूम निकालनी है in terms of radius, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको, अब मुझे दे रखा है एक सिलेंडर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, आर मान लेता हूं, उसकी क्या है, सिलेंडर की रेडियस है, ठीक है। पिस्टन की फॉर्म में दे रखा है, इसे सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। ये मेरा सिलेंड्रिकल पिस्टन है। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया इसकी मेरी रेडियस आर है, और इसकी हाइट को क्या मान लेता हूं मैं, एच मान लेता हूं, ठीक है। और वॉल्यूम भी हो जाएगी। एच मैंने क्या मान लिया, इसकी सिलेंड्रिकल पिस्टन की क्या है, हाइट है, और वी क्या है, इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज दे रखी है, क्या, एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है 75 पाई, ठीक है। मेटल शीट का एरिया मतलब ये क्या, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है मुझे, ठीक है ना। बट ये ऊपर से ओपन है, सिलेंड्रिकल ओपन, ऊपर से क्या है, ओपन है, तो वो एरिया नहीं लेंगे हम। तो एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 75 पाई। तो एरिया ऑफ मेटल शीट क्या हो जाएगा यहां से बताओ, एक तो हम लेंगे 2 पाई आर एच सरफेस एरिया, प्लस अगर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर साथ में ऐड करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है, सिर्फ नीचे नीचे से क्लोज है, ये ऊपर से क्या है मेरा, ये ओपन है, यहाँ से क्या है ओपन, ठीक है ना। तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे हम, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 75 पाई। अगर पूरे में से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आर, तो ये कितना हो जाएगा 75 पाई। देखो पाई से हमारा पाई कट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये मेरा अगर मैं आर को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा हो जाएगा 2h प्लस आर इज इक्वल्स टू 75 अपॉन पाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आर की फॉर्म में वॉल्यूम बतानी है, तो मैं एच को भी आर की फॉर्म में निकाल लूंगा, ठीक है ना। ये पाई नहीं है, आर है, आर आर, ठीक है ना, अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्या है 75 अपॉन आर। अब देखो मेरा क्या है यहाँ से 2h इज इक्वल टू 75 अपॉन आर माइनस आर, ठीक है। तो h क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, नीचे हो जाएगा उस तरफ से 2 आ गए नीचे, तो 2r हो गया, यहाँ पे जाएगा 75 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो h क्या है मेरा 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो पाई तो ऐसे इट इज रहेगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, आर क्या है मेरा, आर स्क्वायर की जगह तो मैं आर स्क्वायर पुट कर दो ना, एच आया है मेरा, एच क्या है 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, एक आर से एक आर कट गया, तो यहाँ से मेरा क्या आया पाई बाय 2, और आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 75 आर माइनस आर क्यूब। तो ये मेरी वॉल्यूम आ गई किसकी फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, ठीक है ना। यही हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। हमने क्या किया, हाइट निकाली रेडियस की फॉर्म में और उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मेरी वॉल्यूम आ गई क्या रेडियस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट में क्या है फाइंड डी वाई बाई डी आर। तो अगर इसका सेकंड में क्या है डी वी बाई डी आर, अगर मैं डी वी बाई डी आर करता हूं, देखो पाई बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 75 आर का क्या हो जाएगा 75 माइनस आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो गया 3r स्क्वायर। अब देखो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 कॉमन आ रहा है अंदर से, 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा। अब देखो सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया, अब मुझे क्या करना है थर्ड पार्ट देखता हूँ क्या, थर्ड पार्ट में क्या करना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मुझे क्या करना है सिलेंडर की रेडियस निकालनी है व्हेन उसकी वॉल्यूम क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। पहले क्या करेंगे हम पॉइंट निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम का कि कहाँ पे ये होगा मैक्सिमम। चलो थर्ड में क्या करेंगे वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए पहले हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे डी वी बाई डी आर को क्या कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 25 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या है 3 पाई बाई 2 इस तरह जाके 0 हो जाएगा, 25 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 25 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो लेंगे नहीं, नेगेटिव रेडियस कभी नहीं होती। और मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। हम चेक करेंगे कि भाई आर इज इक्वल टू 5 पे ये मैक्सिमम है भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी स्क्वेयर वी बाय डी आर स्क्वेयर। देखो डी स्क्वेयर वी क्या होगा बाई डी आर स्क्वेयर, डी वी बाई डी आर तो ये है, और जब मैं डी स्क्वेयर वी बाई डी आर स्क्वेयर करूंगा तो 3 पाई बाई 2 तो बाहर रहेगा, ये क्या है कॉन्स्टेंट है 3 पाई बाई 2, अंदर क्या आ जाएगा 25 का 0 और माइ आर स्क्वेयर का 2r, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2r। तो क्या बच गया ये 3 पाई बाय 2 माइनस 2r, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया माइनस 3 पाई r। अब जब मेरा वेन r कितना है 5 आया है, r 5 है, तो डी स्क्वेयर वी बाई डी आर स्क्वेयर क्या आएगा माइनस 3 पाई इंटू 5, तो माइनस 15 पाई। इसका मतलब ये क्या है नेगेटिव है। जब भी मेरा डी स्क्वेयर वी बाई डी आर स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए, तो फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है इट इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज
मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक पार्ट करना है, और दे रखा है ना, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम एच ग्रेटर देन आर स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम हमें चेक करना है कि एच है जो आर के बराबर है, ये हमें चेक करना है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, देखो एक मिनट रुक जाओ, यहां देखते हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव दैट एच इज ग्रेटर देन आर। देखो मेरा एच आया क्या था आर की फॉर्म में, एच आया था 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये आया था ना, इसको लिख देते हैं। क्या आया था, h इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं एक बार क्या आया था, h इज इक्वल्स टू 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि h की वैल्यू क्या होगी जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। वॉल्यूम मैक्सिमम कब था, r इज इक्वल्स टू 5 पे, तो h क्या आएगा यहाँ से 75 माइनस आर स्क्वायर करो तो 25 अपॉन 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है ये 75 माइनस 25 50 अपॉन 10, तो कट के कितना हो जाएगा 5। तो मतलब मेरा h इज इक्वल्स टू r आ गया कब, व्हेन v क्या है मैक्सिमम है। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि h इज ग्रेटर देन r, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, h इज ग्रेटर देन r के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, फॉल्स और h इज ग्रेटर देन r, क्योंकि मेरा h इज इक्वल टू r है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। इस लेक्चर के अंदर मैंने सारे ही जितने भी आपके 2024 के अंदर सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्या कर लिए, मैंने इंक्लूड कर लिए। और कुछ क्वेश्चंस थे ना जो, वो मैंने फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर लिए थे, थर्ड लेक्चर, उनके अंदर भी इंक्लूड किया, बट उनके सामने मैंने मेंशन नहीं किया था। इस लेक्चर के अंदर क्या किया है, मैंने साथ साथ में मेंशन करते हुए चला हूँ कि हाँ ये इस ईयर का है, जिससे आपको थोड़ा पता चलता रहे कि हाँ प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और किस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था। ये तो बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको ये तो एकदम अच्छे से कर लेने हैं, इनको तो एकदम आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसे ही मैं आगे और लेक्चर कंटिन्यू करता रहूँगा। आप अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपना रिव्यूज़ जरूर दें वीडियो के अंदर कि आपको अच्छा लग रहा है या मुझे कुछ क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।